जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन की सहायता से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं या कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं, तो आपको 31 मई तक 50% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। मतलब 50%, आप समझ रहे हैं, एकदम आधा। जो कोर्स आपको 2000 रुपए का मिलने वाला था वो कोर्स आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ये वैलिड है सिर्फ 31 मई तक। ये मिलेगा कैसे? आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे जो प्राइस होगा वो 50% हो जाएगा। 31 मई से पहले आप इसे परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सीरीज के पहले क्लास को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेंगे सी सेट में। तो सी सेट की जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले हिंदी के प्रश्न वहां पर रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वीडियो को आप लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 1 से 4 तक के लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या लिखा गया? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। आपको क्या करना है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ने और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखिए इसमें देखते हैं क्या क्या गद्यांश दिया है। देखिए क्या दिया है गद्यांश में, दिया है देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही जिस तरह संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि यह इस खतरनाक वायरस से उपजी महामारी से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद यह राहत की बात है कि देश में 1 लाख से अधिक लोग इस महामारी को परास्त कर ठीक हो चुके हैं और संक्रमण के शिकार लोगों के ठीक होने की दर भी 50% के करीब पहुंच गई है। यह भी राहतकारी है कि मरने वालों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम है। जहां अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं, वहीं अपने देश में अभी यह संख्या 6000 से भी कम ही है। मतलब ये कोरोना पर एक आर्टिकल दिया गया। देखिए आगे इसमें क्या दिया गया, निसंदेह करीब 3 माह में किसी एक बीमारी से इतने लोगों की मौत भी चिंताजनक है, लेकिन अन्य देशों में होने वाली जनहानि को देखें तो यह रेखांकित होता है कि भारत कोरोना के भयावह कहर से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। चूंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की चरम अवस्था आनी शेष है, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। एक ओर जहां स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के हर संभव उपाय किए जाएं, वहीं दूसरी ओर संक्रमण से बचने के लिए जो आवश्यक है वह किया जाए। इसके लिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्कता का परिचय देना होगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यह ठीक है कि कोरोना संकट के बीच कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शारीरिक दूरी के नियम को भी शिथिल कर दिया जाए अथवा सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत खत्म हो गई है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश वक्त की मांग थी। यदि जीविका के साधनों को बल देने के उपाय नहीं किए जाते तो कोरोना से अधिक नुकसान आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के ठप रहने से हो सकता था। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरीके से बात किया जा रहा है कोरोना पर। इसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया है ना, फिर उसके बाद अन्य देशों से तुलना की गई भारत की परिस्थिति का। अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया है, इसमें क्या दिया है, चूंकि अभी संकट टला नहीं है, इसलिए हर किसी के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए जीवन
को सावधानी के साथ संचालित करें। यह खेद की बात है कि लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। इस तरह यह ठीक नहीं है। राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य तंत्र को दुरुस्त करने को लेकर तत्पर नहीं दिखती, इसके बजाय वे तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा लेने लगती हैं। इससे समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से बताया गया कि कोरोना से अन्य देशों में क्या नुकसान हुआ है, भारत की क्या स्थिति रही है, यही जिक्र किया गया। अब कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस समय देश में कोरोना संक्रमित की संभावित संख्या दर्शाई गई। देखिए अगर बात किया जाएगा कि जो कोरोना के संक्रमण की बात करेंगे तो संभावित संख्या क्या दर्शाया गया, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि मतलब लाखों की बात की जा रही है ना। देखिए 2 लाख से अधिक की बात की गई थी। अगर आप आर्टिकल को देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, रुकिए देखिए कि इस महामारी से देखिए देश में 1 लाख से अधिक लोग परास्त कर ठीक हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए ये है 2 लाख से अधिक, है ना, की संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ, तो 2 लाख से अधिक हुआ है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प है, तो 2 लाख से पार का विकल्प सिर्फ एक दिख रहा है, 2,40,000, तो संभावित संख्या विकल्प सी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही, पहला पॉइंट है, भारत के लोग कोरोना संकट से बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों में से लगभग आधे रोगी सफलतापूर्वक स्वस्थ हो जा रहे हैं। कोरोना संकट के इस संसार से जल्द ही टल जाने के आसार हैं। भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर अमेरिका के तुलना में कहीं अधिक है। देखिए अब आपने जब पैसेज पढ़ा, आपने ये दिया गया आर्टिकल पढ़ा है, तो आपको पता चला कि जो भारत में कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, आधे रोगी लगभग स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 3 यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में कोरोना संकट से उत्पन्न समस्याओं का क्या कारण है। अब ये बताया जा रहा है कि कोरोना से जो संकट उत्पन्न हुआ है क्या कारण है इसमें। देखिए भारत में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है ना, इसका जिक्र नहीं किया गया। भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय प्रशासन उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है, यह भी जिक्र नहीं किया गया। भारत की विभिन्न राज्य सरकारें अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर कार्य करने के बजाय इस संकट से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढने में व्यस्त है, तो इसी का जिक्र किया गया था एकदम अंत में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया, कोरोना संकट से बचाव का संभावित उपाय क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर संभावित उपाय क्या हो सकता है। पहला है, सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी कायम रखना चाहिए, सही है ना। राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य तंत्र में सुधार करना चाहिए, सही है। अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना, अब ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया कि कहीं भी पैसेज में। अब आगे देखिए, अपनी सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतना, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया गया, 5 में दिया गया, यथाविधि शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए यथाविधि शब्द में कौन सा समास होगा, तो यहां पर आप देखिए इसमें पहला विकल्प है अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, इसमें से कोई नहीं। तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास होगा। आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा पता होगी, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है या पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए, यदि किसी शब्द की शुरुआत यथा, बे, अनु, भर, प्रति, इन सब शब्दों से होगा आ, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। या फिर कोई शब्द ऐसे रिपीट हो, जैसे मान के चलेगा दिनों दिन, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, अटका बनिया देय उधार लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए अटका बनिया देय उधार, अगर इस लोकोक्ति के अर्थ की बात करेंगे, व्यापारी दबाव डाले जाने पर ही उधार देता है। आगे दिया है, अपना काम निकालने के लिए सामने वाले की बात माननी पड़ती है। बनिया जब अटकता है तो उधार देने लगता है, किसी से उधार पाने के लिए उस पर दबाव देना आवश्यक होता है। तो देखिए यहां पर देखेंगे, अगर अटका बनिया दे उधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना काम निकालने के लिए सामने वाले की बात माननी पड़ती है, विकल्प बी। क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया, सुकृति का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है कि सुकृति का विलोम क्या हो जाएगा। तो सुकृति का विलोम, इसमें 4 विकल्प है, संस्कृति, दुष्कृति, विकृति और उन्नति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकृति। सुकृति का उल्टा होता है विकृति, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 में यहां पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको यह बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा। देखिए जड़, मूल, जागरण और शयन, तो इसमें जो जड़ है ये तत्सम शब्द नहीं है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 में दिया है, औलाद किस विदेशी भाषा का शब्द है। अगर औलाद की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 भाषा रखा गया, अरबी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और टर्की। तो इसमें अगर औलाद की बात करेंगे तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, अच्छ के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। मतलब अच्छ का कौन सा अर्थ नहीं होगा। अच्छ का अर्थ धुरी होता है ना, हाथी नहीं होता है, तो हाथी सही हो जाएगा। बाकी वाहन भी होता है और सर्प भी होता है। तो अनेकार्थी शब्द नहीं होगा तो हाथी नहीं होगा, बाकी 3 बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ये बताना है। मैंने मेरा भोजन कर लिया, ये अशुद्ध है। मैंने भोजन कर लिया, ये सही हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पे अशुद्ध है। अगला दिया है कन्याओं की सुंदरताओं में ने मेरा मन मोह लिया, ये भी पढ़ने से पता चल रहा है अशुद्ध है। वह खाई बहुत गहरी थी, सही है। मेज को यहां रखो, ये भी अशुद्ध है। तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 12 में दिया है निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। विवेक, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। सूरज में बड़ी की मात्रा रहेगी। अजीत में बड़ी की मात्रा रहेगी। आकाश बिल्कुल सही लिखा गया, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए नेत्र, नयन, लोचन, त्रिलोचन, ये सब आंख का पर्यायवाची होता है। चक्षु, दृग, ये सब है। अब यहाँ पे वदन की बात करेंगे तो वदन आंख की पर्यायवाची नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 14, यह मेरी पुत्री है, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा रूप है। देखिए यहाँ पे मेरी पुत्री अगर देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरी पुत्री है, निश्चित किया जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 15, डुबल शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। देखिए डुबल की बात करेंगे किस बोली का शब्द है, तो नाम से पता चल रहा है डुबल, ये भोजपुरी का शब्द होगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 16 में दिया अधोमुखी का विलोम क्या होगा। अधोमुखी का विलोम होता है ऊर्ध्वमुखी, बिल्कुल सही है, पहला उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न संख्या 17 में दिया गया कौन नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न होबई रानी, है ना। देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से एक श्लोक दिया गया, कोई नृप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न होबई रानी। निम्नलिखित में नृप का अर्थ क्या है। देखिए नृप का मतलब क्या होता है, राजा होता है। ऐसे भी यहाँ पे मतलब इसका अर्थ निकल रहा है कि कोई भी राजा बन जाए, हमें क्या मतलब है उससे। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम ये जो चेरी का काम है इसे छोड़ करके रानी बन जाएंगे, है ना। चेरी मतलब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी इसका व्यापक अर्थ होगा, है ना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा राजा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन स्वर संधि का। तो देखिए विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है ना। तो विद्या प्लस आलय ये भी हो जाएगा, है ना। गज प्लस आनंद ये भी हो जाएगा। अभी प्लस लेख, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों त्रुटि दिख रही है, क्योंकि स्वर संधि की बात करेंगे तो गज प्लस आनंद ये भी मतलब गजानन हो जाएगा, बिल्कुल सही स्वर संधि। विद्यालय में भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो सही उत्तर बनेगा, या तो यहाँ पे इसमें त्रुटि है ना, या तो हो सकता था कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न बनना चाहिए था। तो ये आसन क्या है कि विजेंद्र की तुलना में आशुतोष 25% अधिक कुशल है। यदि आशुतोष 12 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकते हैं तो विजेंद्र इसी काम को कितनी देर में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक विजेंद्र है और एक आशुतोष है। अब क्या बताया जा रहा है कि विजेंद्र की तुलना में आशुतोष 25% ज्यादा कुशल है। तो पहले 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब इसमें ज्यादा कुशल कौन है, विजेंद्र की तुलना में आशुतोष ज्यादा कुशल है। मतलब विजेंद्र अगर 1 घंटे में 4 काम कर रहे हैं तो आशुतोष 1 घंटे में 5 काम करेगा। अब बताया गया कि आशुतोष ने 12 घंटे में काम पूरा कर दिया। देखिए 1 घंटे में 5 काम हो रहा है ना। तो 12 घंटे में कितना होगा, 12 × 5। अब ये पूछा जा रहा है कि उसी काम को विजेंद्र कितने समय में करेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 घंटे में 4 काम करता है, कैलकुलेट करेंगे 4 × 12 और 5 × 15, तो ये 15 घंटे में काम पूरा होगा, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4/5 और 8/15 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है 4/5 और यहाँ पर है 8/15, इसके बीच में आपको एक परिमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका तरीका है ना कि आप इन विकल्प को चेक कर लीजिए, इसमें कौन सा परिमेय होगा। देखिए 5/17 अगर लिखेंगे ये अपरिमेय है, 5/19 ये भी अपरिमेय है और 6/19 ये भी अपरिमेय है। जब तीनों अपरिमेय है तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब ये कैसे पता चल गया कि ये संख्या अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे जो शांत और अशांत दशमलव का मतलब आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के बारे में। जब कभी भी ये जो डिनोमिनेटर होता है ये शांत होता है तो संख्या परिमेय होगा और अशांत होता है तो अपरिमेय होगा। अशांत कैसे पता चलेगा, जो डिनोमिनेटर होगा 2 के पावर m
और 5 की पावर n इस रूप में नहीं होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये सब अपरिमेय है, 5/8 परिमेय हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 दिया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का उत्पाद 357 है, उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए अब सहअभाज्य का मतलब पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होगा। HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर HCF अगर 1 है तो उनका एलसीएम निकालेंगे तो 357 ही आएगा। आप इसमें चाहे जो फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए एक फार्मूला ये होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो HCF, देखिए सहअभाज्य कहने का मतलब क्या, उसका HCF 1 हो जाएगा, गुणे एलसीएम हमें नहीं पता है और दोनों का मल्टीपल मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 357 दिया है। अब 1 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 357 ही रहेगा, तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 में दिया दो वृत्तों के व्यास क्रमशः एक वर्ग की भुजा और उसी वर्ग के विकर्ण के मान के रूप में दिए गए, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के परिधि का अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो वृत्त हैं, है ना, उनके व्यास अब एक वर्ग की भुजा और विकर्ण के रूप में दिया गया। मान के चलिए एक वर्ग है ना। अगर वर्ग की भुजा को आप a मानेंगे या कुछ भी मानेंगे, कोई नंबर मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे a मानेंगे, वर्ग की भुजा अगर a हो जाएगा तो इसका जो विकर्ण आएगा, डायगोनल जो आएगा, इसका विकर्ण आएगा a√2, है ना, ये मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, तो ये सभी a हो जाएगा। यहां से अगर आप एक डायगोनल खींचेंगे तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये a√2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये व्यास दिया गया तो आप लगाएंगे 2πr, और जैसे ही 2πr लिखेंगे तो आप लिखेंगे a इंटू 2π, क्योंकि r तो यहाँ पर आ चुका है, या फिर a/2 कर लेंगे तो r मिल जाएगा, और इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ, a√2 इंटू 2π के साथ। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कट जाएगा, आपको लास्ट में 1/√2 मिलेगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दिया है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 715 रुपए के चिन्हित मूल्य पर 11 जोड़े दस्ताने 40% की छूट पर बेचने के लिए उपलब्ध है। 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो 715 रुपए इसका मार्क प्राइस है ना, अब इसमें हमें देना है 40% का डिस्काउंट। अब अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 11 जोड़े दस्ताने बेचे जाएंगे। अब तो आपसे पूछा जा रहा है कि 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जाएंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते। देखिए 715 रुपए है ना, इसमें 40% का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% में बेचेंगे तो 3/5। देखिए 60% कहाँ से आ रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ये दस्तानों की संख्या कितनी है, 11 है, तो 11 का मतलब देखिए ये टोटल जो प्राइस आपने लिखा है ना, ये 11 का दाम है। तो अगर हमें 1 का चाहिए तो हम 11 को इधर बेच देंगे, तो आप क्या लिख लेंगे, 715 गुणे 3/5 और गुणे 11। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने मिल जाएंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 छक्का 66 और 11 पचे 55 और फिर 5 से काटेंगे तो 13। अब देखिए यहाँ पे 3 गुणे 13 39 रुपए का एक दस्ताना है, तो 273 रुपए का कितना हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, 13 दूना 26 और 13 एक का 13 और फिर काट देंगे तो यहाँ पे 7, तो 7 जोड़े दस्ताने मिलेंगे। विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और समझिएगा। देखिए बताया क्या जा रहा है कि 715 रुपए के मतलब दस्तान, 715 रुपए इसका मार्क प्राइस है, ठीक। इसमें 40% की छूट मिलेगी। जब 40% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 60%। 60% का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5 होता है। ये 3/5 कैसे आया, ऐसे भी समझिएगा। 60/100 जब करेंगे ना तो काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो है ना, ये कितने दस्तानों का दाम है, ये 11 दस्तानों का दाम है। 1 का चाहिए तो हम 11 को इधर भेज देंगे, तो लिखेंगे 715 गुणे 3 और बट्टे में 5 गुणे 11। एक दस्ताने का दाम निकल के आए, कैलकुलेट हमने किया तो 39 रुपए आए, मतलब एक दस्ताना 39 रुपए का है। तो 273 रुपए में कितने दस्ताने मिलेंगे, 39 से भाग करने पर 7 मिल गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिए, एक सिलाई मशीन की चिन्हित कीमत मतलब जो मार्क प्राइस है 3850 रुपए, यदि यह एक निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद 3157 रुपए में बेचा गया तो फिर दी गई छूट बताइए। देखिए यहां पर क्या है कि 3850 रुपए इसका दाम था, है ना, कुछ छूट मिला जिसके कारण 3157 रुपए का बेच दिया गया। देखिए जब घटाना यहाँ पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना छूट दिया गया। तो यहाँ पर मिल गया 3, 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6।
₹693 का छूट दिया गया। ₹693 का छूट दिया गया कितने रुपए पर? ये दिया गया ₹3850 पर। और कैलकुलेशन करने के लिए इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा यही इसका फाइनल आंसर बनेगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं दोस्तों। दिया है एक रेफ्रिजरेटर का चिन्हित मूल्य 12,500 रुपए है। इसको बेचते समय दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा, आपको ये बताना है। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक फ्रिज है, फ्रिज को बनाने में कुछ पैसा लगा होगा, उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे, है ना। अब इसके बाद इस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मार्क किया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क किया जाएगा, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। देखो एक्स्ट्रा क्यों मार्क किया जाएगा समझिए। मान लीजिए आपने एक सामान 10 रुपए में बनाया है ना। अब किसी को बोलेंगे हमने 10 में बनाया और आप हमको 12 रुपए दीजिए, मानेगा? नहीं मानेगा, कहेगा भाई 10 ही दीजिए। तो इसीलिए आप इसको चढ़ा के बताएंगे कि नहीं भाई हमने 10 में नहीं, हमने 15 में बनाया। तब वो आदमी कहेगा अच्छा चलो ठीक है कि आप हमको 12 रुपए का दे दीजिए। आप 12 का बेचेंगे फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो यही बताया जा रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है, समझिए। मार्क प्राइस है 12,500 रुपए, है ना। 12,500 रुपए पर डिस्काउंट देता है 12% का। आप इसका 12% निकालेगा, 12% अगर निकालेंगे तो ये 1250 1500 आ जाएगा, है ना। तो 12,500 में से 1500 रुपए जब माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 11,000 रुपए। देखिए ये 11,000 रुपए का सामान बेच रहा है ना। 11,000 का बेचने पर इसको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो इसने देखो ये किसका मान है, 110 का मान है 11,000, तो 100 का मान हो जाएगा 10,000। ये आदमी सामान कितने में बनाया था, 10,000 में। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 12,500 का बेचता तो कितना लाभ हो जाता, 2500 लाभ होता। और ये कितना होता, 25%। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। देखिए 26 में यहां पर दिया है वृत्तिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको ये बताना है कि जो वृत्तिक संप्रेषण होता है उसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसका एक निश्चित अंत बिंदु होता है। तो ये तो नहीं होगा, अंत बिंदु नहीं होगा। आगे दिया संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान कुछ अवरोध सदैव सामने आते हैं, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना हमेशा एक चैनल के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है, दूसरा पॉइंट भी सही है। संप्रेषण की प्रक्रिया का एक निश्चित प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया है। 27 में क्या क्वेश्चन दिया गया इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 810 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाना है कि ए को बी से 60 रुपए अधिक और बी को सी से 45 रुपए कम मिले। उनके हिस्सों का अनुपात आपको बताना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आप इसे कमेंट कीजिएगा। और तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 दिया है ना। इसमें दिया है कि 810 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए को बी से 60 रुपए अधिक और बी को सी से 45 रुपए कम मिले हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए। देखिए 810 रुपए है ना। अब किसको कितना मिला है हम लोगों को नहीं पता है, बस ये बताया गया कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। जो ए को पैसा मिला है ना ये बी से 60 रुपए ज्यादा मिला है, तो हम मान लेते हैं कि बी को x रुपए मिला है। अगर इसको x रुपए मिला है तो ए को मिलेगा x + 60, क्योंकि भाई इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि बी को सी से 45 रुपए कम मिले। देखिए ये जो x है ना ये सी से 45 रुपए कम है, 45 रुपए कम है मतलब समझ रहे हैं कि जो सी को पैसा मिलेगा ये x + 45 मिलेगा। क्लियर, बात को ध्यान से समझना। बोला क्या गया, ए को बी से 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमने बी को x रुपए दिया तो ए को 60 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, x + 60 हो गया। इसी तरीके से जो बी है ना इसको सी से 45 रुपए कम मिला है। अब ये जो x है ना ये इस सी से 45 कम है। अगर ये 45 कम है तो आपके पास सीधा सा ऑप्शन है कि इसमें 45 जोड़ दीजिएगा। अब ये टोटल जो वैल्यू है ये 810 के बराबर है। तो आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो x + x + x आपको मिलेगा 3x और प्लस 105 बराबर 810 रुपए। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 3x बराबर 705, ये हमने 105 को इधर भेज दिया है। अब इसको भाग करेंगे तो x बराबर आपको पता चलेगा 23 × 69 5 235, x का मान है 235। अब यहाँ पे इन सबको पैसा देना चालू करते। देखिए अगर a की बात करेंगे तो इसको कितना मिला है 235 और प्लस 60, तो इसको मिल जाएगा 295 रुपए। ठीक, बी की बात करेंगे तो इसको x मिला है मतलब सीधा सीधा 235 रुपए मिल जाएगा। और सी की बात करेंगे तो इसको x + 45, x + 45 का मतलब है 280 रुपए मिल जाएगा। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, है ना। तो 5 से भाग करते तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45। फिर भाग करेंगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 और फिर देखेंगे तो यहाँ पर 56। रेशियो हो जाएगा 59 47 56। 59 47 56 यहाँ पर नहीं दिया है,
कोई गलती? ए को बी से 60 रुपये ज़्यादा मिला है, ठीक है। बी को सी से 45 रुपये कम मिले, ये भी ठीक है। कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है। रेशियो देखिए, ये आंसर जो इसका सही होगा, ये रेशियो कुछ इस प्रकार से होगा 59, 47, 56। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया इसमें त्रुटि दिया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये बनेगा, ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगर क्रॉस चेक करना है ना कि ये विकल्प गलत दिया है सही दिया है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इन तीनों को जोड़ने पर ना जो भी नंबर आएगा वो कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करने पर 810 मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा ये 100 हो जाएगा, 161। 161 किसी भी प्रकार से 810 नहीं दे सकता है ना, क्योंकि पूर्णांक का गुणा कराइए नहीं आएगा, है ना। या फिर इसको आप 8 मतलब ये 815 कीजिए, है ना। अगर इसको हम लोग देखेंगे, देखिए 87, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 105 और इसको जोड़ेंगे तो 174 में 87 जोड़ेंगे, 7 4 11, ये भी नहीं दे पाएगा, है ना। 3 8 11 7 18, ये भी नहीं दे पाएगा। 7 4 11 12, ये भी नहीं दे पाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी विकल्प हैं ये सब गलत दिए गए, गलती से यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28 क्या दिया है? 11 संख्याओं का औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 38 है तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए 11 संख्या का औसत एक तरफ है ना, इनका औसत दिया है कितना? 44। अब ये आगे फिर बताया जा रहा है कि पहली 6 संख्या का, अगर 6 संख्या की बात करेंगे तो इसका औसत कितना है? 52 है ना। फिर इसमें प्लस करते हैं, कितनी संख्या दिया? अंतिम 4। अंतिम 4 का औसत कितना हो जाएगा? यहाँ पर 38 दिया, प्लस बच रहा है एक संख्या, उसका औसत x मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 11 में जब 44 से गुणा कराएंगे तो 484 आएगा, बराबर 52 छक्का 6 दूना 12, 6 पंचे 30 1 31 और प्लस 38 चौका 30 चौका 120, 120 में 32 जोड़ेंगे तो 142 और प्लस में x। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 400, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 4, ये कैलकुलेशन में कोई त्रुटि नहीं है ना दोस्तों। 8 चौका 32, 3 हासिल है, 4 3 12, 3 15 होगा, यहाँ पे 52 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 484 और बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 464 और प्लस x, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा इधर तो x बराबर 20। इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए बन जाएगा 20। तो ये इसका बेसिक तरीका रहा। क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, नहीं तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्मार्ट अप्रोच समझ लीजिएगा। बेसिक तरीका आपको समझ में आ चुका है। स्मार्ट अप्रोच देखिए 11 का औसत 44 है, ठीक, 11 का एवरेज 44 है, ये आपको पता है। अब ये बताया जा रहा है कि जो 6 है, 6 का एवरेज है 52, 6 का एवरेज 52 है, मतलब समझ रहे जो 6 संख्याएं ये औसत से कितना ज्यादा है? ये 8 8 ज्यादा है, तो लिख लेंगे 6 गुणे 8 क्योंकि ये ज्यादा है ना। फिर आगे देखिएगा अंतिम 4 का औसत है 38, 38 होने का मतलब ये कितना कम है? कितना कम है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6 कम है, तो यहाँ पर कर लेंगे -4 गुणे, यहाँ पर ये 6 कम है तो 6 कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद इसमें एक संख्या पूरा मिस है तो उसका एवरेज भी कितना आएगा? 44 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें जब इसको देखेंगे तो कितना दिख रहा है? अगर आप देखेंगे तो 48 माइनस 24, यहाँ पर 24 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब समझिए 44 एवरेज होना चाहिए था, लेकिन 24 यहाँ पे कम दिख रहा है तो 24 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो सॉरी ज्यादा दिख रहा है तो माइनस कर देंगे, बचेगा 20। तो यहाँ पे जो अगली संख्या है 20 हो जाएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो तो इसलिए इसको फिर से बताते। देखिए करना क्या है, 11 का एवरेज दिया है, अगर ये जो 7वीं संख्या छूट रही है भी कितनी रही होती है? अगर 7वीं संख्या एवरेज में होता तो 44 होता, है ना। यहाँ पर नहीं पता है कितना है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि जो ये 6 संख्या है ये मतलब ज्यादा है, 8 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा है तो इसे कम करना पड़ेगा, 6 गुणे 8। और फिर यहाँ पे देखिए 38 है, मतलब कम है तो जोड़ देंगे, कितनी? 4 गुणे 6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 20 आएगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? प्रश्न संख्या 29, 9 के पहले 8 पूर्णांकी गुणांकों का औसत बताइए। अब 9 के गुणांकों की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको इसमें समझिएगा। 9 + 18 + 27 ऐसे लिखना है, और कहाँ तक लिखना है? 8 तक लिखना है। 8 मतलब 9 का पहाड़ा ऐसे 8 बार पढ़ना है, तो 8 बार पढ़ना है तो हम 9 को पहले ही बाहर कर लेते हैं। 9 को बाहर कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 + ... 8 तक आएगा। अब इसका औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1/2 होता है। 8 1 9, 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5, या अब 4.5 का गुणा आप किससे करा देंगे? 9 से करा देंगे, या ऐसे भी देख लीजिएगा 9 9 81/2, और जैसे 81/2 करेंगे 40.5, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
30 नंबर का प्रश्न, एक बैग 12% के लाभ पर 504 रुपए में बेचा जाता है, अगर इसे 414 रुपए में बेचा जाता तो कितने परसेंट की हानि होती। समझिए 12% का के लाभ पर बेचा जा रहा है, 12% का लाभ मतलब 100% तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, प्लस इसमें 12% प्रॉफिट भी जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया 504 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 414 रुपए में बेचा जाता तो कितने परसेंट की हानि होती। ठीक, देखिए 112 की वैल्यू कितनी है, 112 की वैल्यू है 504। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि 414 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 504 को इधर भेज देना, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 गुणे 504, और यहीं पर 414 का मान अगर निकालना है तो गुणे 414 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आप कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा है ना, ये आंसर मतलब थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी। देखिए ये आंसर जो भी आएगा ये 100 से कुछ कम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 94 95 कुछ भी आएगा। रुकिए हम इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं कितना आएगा। अगर मान के चलिए हम लोग इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इसको पहले 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौका 48, 6 इतना बन गया है ना 28। और इसको फिर से काटेंगे, फिर से काटते हैं, देखिए 14 दूना 28 और 14 नवैया 126 है ना। फिर इसको 9 से काटते हैं, अगर 9 से काटेंगे देखिए 9 चौका 36 है ना, 5 बचेगा, इसके बाद ये बन जाएगा 9 छक्का 54 है ना। देखिए 46 दूना 92, 92 आ रहा है ना, ये 100 से कितना कम है 8% कम है, तो ये 92 इसकी वैल्यू आ रही, मतलब 8% का लॉस हुआ है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31 में दिया, एक बोरी में 120 लाल गेंद, 80 नीली गेंद और 100 हरी गेंद है। नीली गेंदों का 15%, हरे गेंदों का 18% और लाल गेंदों का 100%, 100/6% इस बोरी में से बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान में हरे गेंदों की प्रतिशतता बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए रेड की बात करेंगे, शुरू में कितना था 120 था, 120 में से कितना निकाल दिया गया 100/6%, इसका 100/6 निकालेंगे तो 20 आएगा, जब 20 निकाल दिया गया तो 100 बचा है। रेड के बाद ब्लू की बात करेंगे, यहाँ पे 80 गेंद है, इसमें से कितना माइनस किया गया 15%, इसका 15% 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही आप 12 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 68। इसके बाद ग्रीन की बात करेंगे, ग्रीन की बात करेंगे तो ये था टोटल 100, इसमें से 15% निकाल दिया गया तो 15 निकालने पे 85 बचा। देखिए हरे वालों की संख्या 85, इसका परसेंटेज पूछा तो नीचे लिख देना 185, 185 में 68 जोड़ देंगे है ना, तो ये हो जाएगा 185 और 68, 8 5 13, 814, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 के लिए 3 लिखेंगे ना, और 814 एक 15 और इसके बाद एक हासिल है 2, 253 और मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे 100 करें, तो ऐसे भी देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 253 और 85 अप्रॉक्सीमेट, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये 32.8% इसका आंसर है, क्योंकि ये लगभग में 30% के आसपास दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर है, अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32, एक निश्चित गति पर एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है, यदि दूरी के 1/3 हिस्से को 3 गुने समय में तय किया जाता है तो अलग अलग गति का अनुपात बताइए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से ये पता चलता है कि चाल जितनी, देखिए चाल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा समय, अगर समय ज्यादा लग रहा है मतलब चाल कम है ना। अब यहाँ पे देखिए बाइक ने जितनी दूरी तय की उसने 1 घंटा लिया है, अब इस दूरी का 1/3 कर दिया गया और समय भी कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 से करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, 9:1, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 33, यदि प्रति वर्ष के प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 6600 रुपए पर साधारण ब्याज 8000 रुपए और 3 वर्षों में 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो के का मान आपको बताना है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि 2 वर्ष में 6600 रुपए पे के परसेंट की दर से जितना आपको ब्याज मिलेगा वो बराबर है 8000 रुपए पर 3 वर्षों में 11% की दर से मिलने वाले ब्याज के। मतलब सीधा सा आप लिखेंगे, देखिए 6600 रुपए गुणे के परसेंट है ना, और गुणे यहाँ पे समय है 2 वर्ष और बटे में 100, ये बराबर हो जाएगा 8000 रुपए के 11% के 3 वर्षों के और बटे में 100। कैलकुलेशन करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया है ना, 11 3 33 दूना 66 हो जाएगा, 2 दूना 4 20 चौका 80, तो के बराबर 20% आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34 दिया है कि 377 को विभाजित करने पर एक संख्या टी शेषफल के रूप में 36 देती है, मतलब 377 से भाग करने पर 36 आता है, 29 से भाग करने पर क्या आएगा 29 भागे 36
अब भाग करेंगे 1, यहाँ पे 29 बचेगा 7, इसका सही उत्तर होगा 7, विकल्प ए। दोस्तों ये हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसका अप्रोच आपको सीखना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए हम लोग एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिससे इन सब अप्रोच को सीखेंगे कि कैसे इसको जल्दी किया जाता है। चलिए फिर आपसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 से 39 के लिए कुछ निर्देश दिए गए। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35 to 39, मतलब 35 से 39 के लिए निर्देश है। निर्देश क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स बेस्ड ओनली इन द गिवन पैसेज। इन पैसेज में जितने भी मतलब डेटा दिए गए उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि जब भी आपको पैसेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सीधा ना क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को स्विच कीजिएगा, इससे आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। देखिए जैसे आपने पैसेज देखा, पैसेज नहीं देखने। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सरसरी निगाह में देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया द साइक्लोन निसर्ग हैज रिसेंटली अटैक्ड। आपने इतना देखा। देखिए दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कीवर्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ मुंबई सिटी। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेलिटीज इन मुंबई आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। अगला डेटा दिया गया फाइंड ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। और 39 नंबर का क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली observed that the rate of melting of Arabian Sea has been higher than that of the Bay of Bengal। आपने 5 क्वेश्चन पढ़ा तो आपको मोटा मोटा हिसाब लग गया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये पूछा गया कि जो निसर्ग है, मतलब जो साइक्लोन निसर्ग है, इसने कहां पर अटैक किया। तो अब आप पैसेज की ओर जाएंगे ना तो क्वेश्चन की एक झलक आपके दिमाग में होगी जिससे आप जल्दी आंसर टिक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया, अब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, साइक्लोन निसर्ग स्प्रिड मुंबई एट दिस टाइम। देखिए पहले लाइन में ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे निसर्ग की बात किया गया था कि निसर्ग ने कहाँ पर अटैक किया, तो जो पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें आपको पता चल गया कि कहाँ बनेगा, ये मुंबई में अटैक किया। तो पहले का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो जब आप पहले क्वेश्चन देखेंगे ना तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर पता चलने लगेगा। इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन को देखना है ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान रहे कि क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया गया। अब देखिए अब फिर ये तो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी की मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी का फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो अब देखिए फ्यूचर की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या डेटा दिया गया। देखिए आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल 24 आवर्स फॉर द रेसिडेंट्स एंड लीडर लाइक द आई ऑफ द स्टॉर्म मेड लैंडफॉल्स एट अलीबाग साउथ ऑफ द सिटी मुंबई रेसिडेंट्स वेरी वर लकी, है ना। आगे दिया रेसिडेंट्स ऑफ रतनगढ़ी एंड अलीबाग लिस्टो। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे ना एक क्वेश्चन ऐसा था कि किस लोकेलिटी की बात हो रही थी। देखिए लोकेलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अलीबाग और रतनगढ़ी दो का नाम आ गया, है ना। तो यही दोनों सही हो जाएंगे। देखिए आप जब पढ़े रहेंगे ना क्वेश्चन को पहले तो आपके दिमाग में एक झलक चलेगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉथ, विकल्प बी एंड सी, क्योंकि इसके बाद देखिए आगे डेटा चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है फ्यूचर ऑफ द मुंबई सिटी। अब किसी भी स्टेट की फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन। तो आप ये बिना पढ़े भी टिक कर सकते हैं कि 36 का सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। देखिए यहाँ पे और पैसेज को आगे देखते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे पता चलेगा द सिग्निफिकेंट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस डिजास्टर विल बिकम clearer in the coming days. It is not clear if Mumbai will remain as lucky in the future, है ना। निसर्ग was the first major cyclonic storm that affected Mumbai since 1948. This does not mean it will be 80 years before the next one, है ना। The Indian Ocean, है ना, is the today द फास्टेस्ट वार्मिंग ओशियन इन द वर्ल्ड, है ना। देखिए इंडियन ओशियन की बात किया गया कि सबसे तेजी से मतलब क्या हो रहा है, इसमें वार्मिंग हो रहा है। आगे है देखिए अरेबियन सी इज वार्मिंग फास्टर देन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी की बात करेंगे ना तो अरेबियन सी की जो वार्मिंग है ये फास्टर किससे है, बे ऑफ बंगाल से। देखिए अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑड को बताना है। देखिए यहाँ पे अरेबियन इंडियन ओशियन का नाम आ गया, अरेबियन सी का नाम आ गया, बे ऑफ बंगाल का नाम आ गया। तो पैसेज में 3 का नाम आया तो पैसिफिक ओशियन नहीं आएगा, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अरेबियन सी की मेल्टिंग ज्यादा है बे ऑफ बंगाल से। तो पैसेज में पता चल जाएगा। देखिए किसने किया, देखिए साइंटिस्ट्स एंड फिशरमैन आर ऑलरेडी नोटिस द चेंजेस। देखिए साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक है और जो फिशरमैन है मछुआरे, उन्होंने इसको नोटिस कर रखा है। तो अब जैसे अब देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया था, किन किन ने नोटिस किया है। तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया है और किसने नोटिस किया है, मछुआरों ने नोटिस किया है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसेज
करने के लिए ना ये जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश का अर्थ निकालने आते हैं। अगर इंग्लिश का अर्थ नहीं भी आएगा, आपको अंग्रेजी समझ में आती तो आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब अंग्रेजी समझ में आए इसके लिए क्या करना है, डेली डेली से आपको अंग्रेजी रीड करना है। आप रीड करने लगेंगे, धीरे धीरे अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो ब्रेकआउट का मतलब होता है कहीं से बच करके निकलना। हिंदी में इसका मतलब होता है कहीं से बचकर निकलना, है ना। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शन दिए गए, देखिए टू इंटरप्ट समवन, है ना, रैंडमली। इंटरप्ट करना मतलब रोक देना, ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। आगे टू स्टार्ट लॉपिंग, ये भी नहीं होगा, है ना। टू एस्केप फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से बच करके भाग जाना, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 में दिया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम अ ब्लैक शिप। अगर अ ब्लैक शिप की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ग्रेस्ड पर्सन इन अ फैमिली, मतलब किसी परिवार में जो डिस्ग्रेस्ड पर्सन होता है उसको ब्लैक शिप कहते हैं। तो देखिए अ पर्सन रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस और टू हिज फैमिली, पहला ही पॉइंट सही हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आगे चेक ही नहीं करना है क्योंकि पहला सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 में दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन द बिलो इन द सेंटेंस, है ना। देखिए आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बात करेंगे, इट इज नॉट डॉट 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 कुछ भरा जाएगा, टू टीच द सर्टेन एनिमल्स वाइल टूरिंग जू। अब ये कहा जा रहा है कि जब आप जू में टूर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जिनको टीज करना मतलब क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टीज करना उनके लिए प्रूडेंट नहीं होगा, तो प्रूडेंट इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन अल्टरनेटिव्स बिलो द सेंटेंसेस। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, है ना, डॉट 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 माई व्हाट्सएप। अब देखो सीधी सी बात है, व्हाट्सएप पर आप करेंगे तो ऑन द व्हाट्सएप होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इस गिवन सेंटेंस का करेक्ट वर्जन कौन हो जाएगा। आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, है ना। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, अबाउट हर उसके बारे में, लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पे ड्रीम्ड जो लिखा गया गलत हो जाएगा, ड्रीम्ड सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, ये इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45 में क्या दिया, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट के सबसे पास के मीनिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीवैलेंट की बात करेंगे तो ये लोकलाइज्ड ये नहीं हो पाएगा, डिस्फेम्ड ये भी नहीं होगा, वाइड स्प्रेड यही इसका सही उत्तर बनेगा, तो इसका विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया, सी इज प्रैक्टिसिंग अरेबिक्स, है ना, ही एक्सप्लेन्ड। अब देखिए ही एक्सप्लेन्ड को आप सामने भी लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे ही एक्सप्लेन्ड, इसके बाद यहाँ पे दैट लगाएंगे तो ही एक्सप्लेन्ड दैट, है ना। सी बिल्कुल सही होगा, सी के लिए सी ही लिखेंगे, है ना। इज क्या हो जाएगा, वाज में बदल जाएगा, सी वाज प्रैक्टिसिंग अरेबिक्स, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, ही एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज, है ना, ही एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज प्रैक्टिसिंग अरेबिक्स, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया, 47 नंबर का क्वेश्चन दिया, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच रेफर्स टू। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए गए, है ना। अ पर्सन हु थिंक्स दैट नो अदर पर्सन इज बेटर देन हिम एंड ही आल्सो थिंक्स दैट टास्क टू मच अबाउट हिमसेल्फ। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इगोइस्टिक का करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड सो। अब इसमें से कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जो सो के करेक्ट यूज को दिखाते हैं। द मैजिक शो बाई ओपी शर्मा इज पॉपुलर नॉट ओनली इन कानपुर बट ऑल्सो इन द अदर सिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सो की बात बिल्कुल सही है ना, जो मैजिक शो है ओपी शर्मा के द्वारा, ये कानपुर में ही नहीं बल्कि और शहरों में भी प्रसिद्ध है। आगे दिया, लेट मी शो यू समथिंग, मुझे कुछ दिखाने दो तुमको, ये भी शो बिल्कुल सही है। ए एंड बी दोनों दिया तो दोनों सही, तो यही सही हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे दिया है, चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग जेनिथ। जेनिथ की बात करेंगे तो आपको बताना है किसके नियर का क्या होगा। तो जेनिथ का मतलब होता है टॉप होता है, क्रेस्ट होता है, पिनाकल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप मतलब सबसे पास की बात करेंगे तो पिनाकल क्रेस्ट से ज्यादा पास है, तो यहाँ पे पिनाकल इसका सही उत्तर बन जाएगा। अब आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इस सेंटेंस का करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म कौन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है श्वेता सेड, श्वेता ने कहा हिज ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड, है ना, उसका भाई शादी कर रहा। देखिए यहाँ पे श्वेता, यहाँ पे ब्रदर के बाद क्या लगा है, ये मतलब हिज ब्रदर है, तो यहाँ पे माई ब्रदर हो जाएगा। श्वेता सेड, है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, क्योंकि ये वाज किस में कन्वर्ट होगा, इज में, है ना। श्वेता सेड हिज दिया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि माई आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। माई ब्रदर बिल्कुल सही, इज गेटिंग मैरिड ये भी बिल्कुल सही, ये वाज के कारण गलत हो गया था, तो इसका विकल्प सी उत्तर सही बन जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या 51 यहाँ पर क्या दिया, 51 नंबर का क्वेश्चन दिया, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इसका क्या करना है, इसमें जो एक सेंटेंस लिखा है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको बताना है कि इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए आप इज को बाहर निकाल देंगे, इज इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इज से शुरुआत है, द इस्लामाबाद गलत हो जाएगा, इज इस्लामाबाद नॉट गलत हो जाएगा, आई वंडर ये तो सीधा सीधा गलत है, इज इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही होगा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 52 अर्थात 52 पे दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिया गया इसका कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा सही होगा। अक्षय कुमार इज एज टॉल एज द लाइट हाउस। देखिए यहाँ पे अक्षय कुमार की तुलना किससे किया जा रहा है, लाइट हाउस से किया जा रहा है। अब इसमें क्या सही होगा, देखिए अक्षय कुमार इज टॉलर देन, ये तो गलत हो जाएगा। लाइट हाउस इज टॉलर देन अक्षय कुमार, ये भी मतलब कोई वो नहीं है ना। और लाइट हाउस इज नॉट टॉलर देन अक्षय कुमार, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 53, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स वर्ड्स इज अपोजिट टू द इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है ना प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना। देखिए अगर प्रिकैरियस की बात करेंगे तो इसका अपोजिट कंफर्म नहीं होगा, है ना, अनरिलायबल भी नहीं होगा, है ना, ऑथेंटिक ये इसका अपोजिट हो जाएगा विकल्प सी। तो 53 का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी और कॉन्फिडेंट भी नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 54 पर। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, 54 नंबर का क्वेश्चन दिया चेंज द फॉलोइंग इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इसे आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दिया है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना। देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका सिंपल रूप क्या होगा, है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे टाइम एंड टाइड रन ऑन देयर ओन प्लेस, क्योंकि ये किसी का वेट नहीं करेंगे तो अपने अनुसार चलेंगे। तो टाइम एंड टाइड्स रन ऑन देयर ओन प्लेस, ये बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55 दिया है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू वर्सेटाइल, है ना। वर्सेटाइल के पास का मीनिंग क्या होगा, तो वर्सेटाइल का मतलब होता है स्किलफुल होना चाहिए, है ना, और एडाप्टिव मतलब जो चीजों को सीख सके। तो स्किलफुल नहीं होगा, वेटेरन नहीं होगा, स्किलफुल एंड एडॉप्टेबल ये बिल्कुल सही होगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 56, विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ये जो एक्सपायर्स है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको ये बताना है। देखिए द बॉल इंडिया परमिट्स ऑफ हिज ट्रक्स एक्सपायर्स नेक्स्ट मंथ। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये एक नाउन है और नाउन के बाद आएगा वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57। इसमें क्या दिया, 57 नंबर में दिया गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग लिखा गया। पेनिसिलिन ये गलत है ना, पेनिसिलिन ये भी गलत है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है पेनी, है ना, सिनिल, ये बिल्कुल सही होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर दिया गया फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एवब बोल्ड, है ना। एवब बोल्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बहुत ही ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑनेस्ट विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 59, इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक फिल करना है। इसमें दिया आई कैन रिलाई, देखिए रिलाई के बाद हमेशा ऑन लगता है तो रिलाई ऑन बिल्कुल सही होगा विकल्प ई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे, फाइंड आउट द सिंगल वर्ड विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग द स्किल ऑफ सॉल्विंग द कोडेड पजल, है ना। जो कोडेड पजल को सॉल्व कर सकता है उसको देखिए यहाँ पे पोर्नोग्राफी ये नहीं होगा, है ना, क्रिप्टोग्राफी यही इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। यहाँ पे मिल गया तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, यहाँ पर असर्शन दिया है और यहाँ पर इसका रीजन दिया गया। सेम यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया गया। देखिए कथन में क्या कहा जा रहा है, लंबे समय तक वनों की कटाई से मिट्टी धुल जाती है। मतलब लंबे समय तक अगर वनों की कटाई होगी तो मिट्टी वहां की धुल जाएगी। इसका कारण क्या दिया जा रहा है, यहाँ तक कि छिटपुट बूंदाबांदी भी मिट्टी के कटाव का कारण बन सकती है।
देखिए लंबे समय तक वनों की कटाई होगी तो वहां से मिट्टी धुलेगी, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो बूंदाबांदी होता है ये मिट्टी के कटाव का कारण नहीं बनता है, तो ये पॉइंट गलत है। देखिए जो कथन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण जो दिया गया ये गलत है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, गलत है। दूसरा पॉइंट दिया ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। इसका सी उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 62 में यहाँ पे देखिए 62 और 63 के लिए डायरेक्शन दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड्स या नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 62 नंबर के क्वेश्चन में दिया है एच का संबंध है 512 से, इसी तरीके से एन का संबंध इसमें से किस विकल्प से होगा आपको ये बताना है। देखिए अब अगर एच की बात करेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 से 512 बनाया गया, क्या रिलेशन है, 8 का क्यूब किया गया तो 512 आपको मिलेगा। अब इसी तरीके से आगे क्या दिया, एन दिया है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, अगर 14 का क्यूब करेंगे तो 14 का क्यूब होता है 2744 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया हुआ है, देखिए हॉर्स को कुछ इस प्रकार से लिखा गया PFFTC, तो आपको बताना है मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हॉर्स को कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एस की प्लेस वैल्यू 19 है और ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब देखिए वापस से अगर हम लोग देखेंगे, अब एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, है ना। अब यहाँ पे देखिए पी है, पी की प्लेस वैल्यू है 16, है ना, फिर से P है तो प्लेस वैल्यू है 16। आगे अगर देखेंगे तो S के बाद लिखा है T, मतलब T मतलब प्लेस वैल्यू लिखा गया 20, और जो C है C की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 3 होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। देखिए सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपने लिखा है, यहाँ पर -2 है ना, फिर +1 -2 +1 और यहाँ पर -2, तो आपको पैटर्न पता चल चुका है क्या चल रहा है, -2 +1 -2 +1, ये पैटर्न चल रहा है। तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13 में से अगर 2 आप कम करेंगे तो मिलेगा 11 का मतलब है k, है ना। इसके बाद a की प्लेस वैल्यू होती है 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात b आ जाएगा। n की प्लेस वैल्यू है 14 में से 2 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 12 का मतलब है l। g की प्लेस वैल्यू है 7 में 1 जोड़ेंगे 8 अर्थात h लिखा जाएगा, और o की प्लेस वैल्यू है 15 में से 2 कम करेंगे 13 अर्थात m। KBLHM ये विकल्प ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स दिया गया, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए में लिखा गया, देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देयर इज ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, है ना। जब कभी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, टू वे ट्रैफिक होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द सेंडर सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड इन टर्न द रिसीवर गिव्स द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। देखिए जो सेंडर से ये इंफॉर्मेशन भेजता है रिसीवर के पास, मतलब यहाँ पे इसको ऐसा समझिएगा ये एक व्यक्ति है ना, अब यहाँ पे बात हो रहा है, ये दूसरा है। अब अगर इसने पहले मैसेज को सेंड किया तो इसके पास मैसेज आएगा, ये सेंडर हो गया, है ना। अब जैसा मैसेज रहेगा उस हिसाब से क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है इसको, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर बनेगा पहला और दूसरा दोनों सही है। और तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए को सही ढंग से समझाता भी है, तो यही बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा सही नहीं। पहला पॉइंट दिया, द सैटिस्फाइड कस्टमर ऑफन रिटर्न्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकंड टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक संतुष्ट ग्राहक अक्सर अपने संगठन में दूसरी बार लौटता है, बिल्कुल सही है। अगर आपने एक दुकान खोला है, एक कस्टमर आता है, आप उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं तो 100% वो सेकंड टाइम आपके दुकान पे विजिट करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर दिया है कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो सेकंड टाइम भी आते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बताना है कौन सा नहीं सही है, मतलब ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। अगला दिया है, संतुष्ट ग्राहक अपने संस्थान में संभावित ग्राहकों के आगमन के लिए कभी भी सहायक नहीं हो सकता। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो संतुष्ट ग्राहक होगा, है ना, वो नए ग्राहक को भेजने में सहायता नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो नए ग्राहक को भेजेगा, तो ये पॉइंट गलत दिया है, अर्थात ये उत्तर में शामिल होगा क्योंकि आपको गलत को सेलेक्ट करना है। अगला दिया है, ग्राहक संतुष्टि शब्द का मार्केटिंग शब्द के साथ
कोई लेना देना नहीं, मतलब इसे कभी जोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, ग्राहक संतुष्टि शब्द का मार्केटिंग के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तो मार्केटिंग आपकी नहीं चलेगी, अर्थात ये भी पॉइंट यहाँ पर उत्तर में शामिल होगा। अगला पॉइंट दिया है, ग्राहक संतुष्टि उन तरीकों को कहा जा सकता है जिनके द्वारा कंपनियों द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा या फिर उससे अधिक कार्य किया जाता है। देखिए, ये बोला जा रहा है कि जो ग्राहक संतुष्टि है ना, इसका तात्पर्य ये है कि जो कंपनी द्वारा प्रदत्त उत्पाद है और सेवा है के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा या फिर उससे अधिक कार्य किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, एक कस्टमर आपके यहाँ आता है, वो जितनी उम्मीद लेकर आता है अगर उतना पूरा होता है या उससे पूरा होता है तो सेटिस्फाइड होगा। ये भी सही, अर्थात ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। तो पहला और चौथा सही दिया गया, लेकिन आपको सही नहीं गलत को सेलेक्ट करना है, तो इस वजह से दूसरा और तीसरा आंसर में आएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 66। यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन श्रवण के प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग का की कंपोनेंट कौन है? सुनाई देना श्रवण से जुड़ा है ना। भाग लेना मतलब हिस्सा लेना, ये भी श्रवण से है, मतलब आप सुनेंगे तभी तो हिस्सा लेंगे। सूचना प्राप्त करना, ये भी क्या है? ये भी श्रवण से जुड़ा है। उपेक्षा करना, तो उपेक्षा करना श्रवण से नहीं जुड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन कंपोनेंट श्रवण से जुड़ा हुआ है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 67 में दिए, एक भिन्न का अंश उसके हर के आधे से भी एक कम होता है। यदि अंश 1 से कम हो जाता है और हर 2 से बढ़ जाता है तो हर अंश से 5 गुना हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, कहा क्या जा रहा है कि एक भिन्न है आपके पास, उसका जो हर है ना, ये जितना भी होगा अंश क्या होगा, इसके हर के आधे से एक कम होगा। आप अपने क्वेश्चन को यहीं से टिक कर सकते हैं, पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप विकल्प पर जाइए, जो अंश होगा ये क्या होगा, ये होगा हर बटे 2 और -1, है ना। अब चेक कीजिए, देखिए ये आप हर को देखिएगा, 7 है, 7 का आधा 3.5, मतलब यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं। 7 का आधा 3.5 ये भी नहीं बनेगा, 5 का आधा 2.5 ये भी नहीं बनेगा। देखिए इसको देखिए, 3/8 है, हर कितना है 8, 8 का आधा कितना होगा 4, 4 का 1 कम कर दीजिएगा 3, तो मिल तो गया, सेटिस्फाइड हो गया ना। तो विकल्प बी इसका उत्तर है। ये इसका स्मार्ट ट्रिक रहा, आप क्वेश्चन 1 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन इसका बेसिक कैसे भाई, अगर मान लीजिए हमें ये क्लिक नहीं किया या 2 ऑप्शन इस कंडीशन में हो जाएंगे तब क्या करेंगे, है ना। तो देखिए उसका तरीका क्या समझिएगा, आपको ऐसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिए, एक भिन्न का अंश उसके हर के आधे से 1 कम है। तो आप मान लीजिएगा कि जो आपका हर है ना, हर को हम मान लेते हैं 2x। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, 2x मानेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। जब हर को आपने 2x मान लिया तो जो आपका अंश बनेगा, अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा x - 1, क्योंकि 2x का आधा x हो जाएगा और -1 करेंगे तो इतना बन जाएगा। तो आपका भिन्न कितना हो गया, x - 1/2x, ये भिन्न है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि अगर अंश को 1 कम कर दिया जाए, मतलब अंश में -1 कर दिया जाए और हर को 2 बढ़ा दिया जाए, इसमें +2 कर दिया जाए, तो कंडीशन क्या बनेगा कि अब जो भिन्न बनेगा ना, इसमें जो हर होगा ये अंश से 5 गुना होगा। 5 गुना कहने का मतलब हम इसको अगर अंश को 1 मान लेंगे तो हर 5 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर मान लेना, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इसको हल कर लीजिएगा, देखिए ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5x - 5 दूना 10 और बटे, या फिर आप बराबर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। देखिए 2x + 2, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, 5x में से 2x गया तो 3x और बराबर 10 और 2 12, है ना। आपने जैसे ही इतना लिखा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4x। देखिए जैसे ही आप x की वैल्यू 4 अगर रखेंगे तो देखिए 4 दूना 8, तो हर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो इसका अंश हो जाएगा 3। तो देखिए 3/8 इसका उत्तर यहां से बन जाएगा। तो इसका बेसिक तरीका रहा, और बाकी आपने इसको स्मार्ट तरीके से भी हल कर लिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया, बुजुर्ग केवल नटखट बच्चों को डांटते हैं, है ना, पहला पॉइंट है। और रुद्र नटखट है। देखिए कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है ना, एक खाली नटखट को डांटेंगे, और रुद्र नटखट है, इसका मतलब जो बुजुर्ग है ना वो रुद्र को डांटेंगे। तो इसका निष्कर्ष दिया, बुजुर्ग रुद्र को डांटते हैं, बिल्कुल सही है ना। रुद्र बिगड़ गया, अब इस सेंटेंस से आप ये थोड़े ना कह सकते कि नटखट है तो बिगड़ गया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा विकल्प मैच करेगा, केवल एक अनुसरण करता है, अर्थात विकल्प ए। इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों विकल्प ए, आप यहां से इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 69।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए और इनका कंक्लूजन दिया है और आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। इसमें पहला पॉइंट दिया है सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फिर आगे ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स। हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो क्या है, जो वेजिटेबल है, तो ये वेन डायग्राम बना। आगे दिया हुआ है ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, जितने के जितने फ्लावर हैं सब फ्रूट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रूट है, हम लोग ऑल फ्लावर्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पर फ्रूट बना लेते हैं, फ्लावर्स के लिए FL लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे कंक्लूजन क्या दिया गया, सम वेजिटेबल आर फ्लावर्स, कुछ वेजिटेबल ऐसे हैं जो फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर यहाँ है, वेजिटेबल यहाँ है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे दिया है नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर, कोई भी वेजिटेबल फ्लावर नहीं। अब हम ये भी तो नहीं बता सकते कि है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल फ्लावर और सम नो, तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर है। जब कभी भी कंप्लीमेंट्री पेयर होता है तो वहां पर आंसर बनता है आइदर आर। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया है। देखिए 70 और 71 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए। इन क्वेश्चन नंबर 17 एंड 71 फाइंड द ऑड वर्ड नंबर या नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्प में से आपको क्या करना है, एक ऑड को फाइंड करना है। तो देखिए विकल्प ए में दिया है 651 675, बी में दिया है 37 और 61, सी में दे रखा है 627 और 657 और डी दिया है 376 395। जब कभी भी ऑड वन आउट को फाइंड करना होता है तो उसमें सबसे पहला सीक्वेंस चलता है प्राइम नंबर का। तो देखिए यहाँ पर प्राइम का सीक्वेंस अगर आप लगाएंगे तो प्राइम में आपको दिख जाएगा 37 और 61 प्राइम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर बन जाएगा ये विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम है और बाकी जितने भी यहाँ पे पेयर्स दिए गए उनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं मिलता तो इसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल इन सबको क्रम से चेक करते। हम लोग जब ऑड वन आउट की कंप्लीट क्लास का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि ये क्या सीक्वेंस चलता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 71, सेम टू सेम इसी बेसिस पर है, तो आप इसमें से ऑड को फाइंड करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया नीरज स्कोर्ड मोर देन रागिनी, कमल स्कोर्ड लेस देन सचिन, अमित स्कोर्ड मोर देन नीरज, पंकज स्कोर्ड लेस देन कमल, रागिनी स्कोर्ड एज मच एज सचिन, हु स्कोर्ड द सेकंड लोवेस्ट। देखिए यहाँ पे ये एक पजल वर्जन का क्वेश्चन दिया, सेम इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन यहाँ पर दिया। नीरज ने रागिनी से ज्यादा स्कोर किया। देखिए नीरज का स्कोर क्या है, ये रागिनी से, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, रुके। नीरज का स्कोर क्या है, ये रागिनी से ज्यादा है, मतलब नीरज का स्कोर रागिनी से ज्यादा है। कमल ने सचिन से कम स्कोर किया, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कमल का स्कोर सचिन से कम है। अब आगे देखिए क्या दिया, पंकज ने कमल से कम स्कोर किया। अब जो पंकज है ये कमल के इधर आएगा क्योंकि पंकज इससे कम स्कोर किया है। आगे दिया है रागिनी ने सचिन से ज्यादा स्कोर किया। देखिए जो रागिनी है ना, ये सचिन से ज्यादा स्कोर कर रही है, मतलब यहाँ पर रागिनी है तो रागिनी के बाद सचिन आएगा और सचिन को जैसे ही रखेंगे यहाँ पर कमल और ये पंकज सब सेट हो गए। अब किसने दूसरा सबसे कम स्कोर किया, देखिए ये पांचों लोग सेट हो चुके। इसमें सेकंड लोवेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लोवेस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे के है, के मतलब कमल, तो सेकंड लोवेस्ट कौन है, कमल है। अब इसमें दोस्तों कुछ भी पूछता कि किसने हाईएस्ट किया है, किसने लोवेस्ट किया है, कौन मिडिल में, आप सब बता लेते। तो सेकंड लोवेस्ट पूछा तो यहाँ पर कमल इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 73। इसमें क्या दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग फॉर्मेट का। एक तस्वीर की ओर देखते हुए राजीव ने कहा, एक तस्वीर की ओर देख रहा है और राजीव कह रहा है मेरे अन्य कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब राजीव का कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का के पिता, देखिए जो तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर है ना, तस्वीर में जो व्यक्ति, इसके जो पिता है ना, इसके जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। अब समझिए राजीव के पिता का बेटा है, राजीव का कोई भाई बहन नहीं, मतलब ये खुद राजीव हो जाएगा और ये इसका फादर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजीव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो राजीव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तस्वीर में कौन है, राजीव का बेटा होगा, तो उनके बेटे की ओर, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 74 में दिया गया कि हम किसी वक्ता से किस तरह की प्रतिक्रिया की अक्सर आशा करते हैं जब हम उसके भाषण के दौरान एक यादृच्छिक रूप से उसे बाधित करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स वी डू ऑफन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पीकर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ हिज स्पीच व्हाइल समवन रैंडमली इंटरप्रेट्स हिम। देखिए आप किसी को रोक रहे हैं, किसी को बाधित कर रहे हैं, तो उसका जो प्रतिक्रिया रहेगा ये नेगेटिव प्रतिक्रिया रहेगा। आसानी से आप इसको गेस कर सकते हैं कि आप किसी को रोक रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो
रिस्पॉन्स मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगा, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिया है, ड्रेस कोड किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कभी शामिल नहीं हो सकता है। यही डेटा यहां पर दिया, ड्रेस कोड कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ये बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड किसी कम्युनिकेशन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि कई प्रकार के ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंस होता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया, ऑर्गेनाइजेशनल communication is a very important factor in any organization because it helps in creating the awareness about the periodic performance of the company and to sort out the minor grievances of any team member। देखिए ये डेटा हिंदी में यहाँ पर दिया है, संगठनात्मक संप्रेषण किसी भी संस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह कंपनी के आवधिक प्रदर्शन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और टीम के सदस्यों की मामूली शिकायतों को हल करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल सही है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है ये हेल्प करता है। अगला पॉइंट दिया है, देखिए तीसरा पॉइंट, टेलीफोन, मोबाइल, लेटर्स एंड ईमेल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। देखिए ये कहा जा रहा है कि टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, ईमेल और ये संप्रेषण चैनल के कुछ उदाहरण, तो बिल्कुल सही है, आप इनके द्वारा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही होगा दोस्तों, तो इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 यहां पर सही होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर क्या दिया है, देखिए दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर जैसे ए को 2 लिखा जाए, बी को 4, इसी तरह आगे भी प्रत्येक अक्षर को एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान करने का क्रम जारी रहता है, तो शब्द विमेन के लिए सभी अक्षरों का कुल संख्यात्मक मूल्य क्या होगा। देखिए ये बोला जा रहा है कि ए को हम 2 लिख रहे हैं, जबकि आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। बी को 4 लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे ना, और सी को आगे 6 लिखेंगे, तो जितने भी लेटर्स हैं इनका 2 गुना किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विमेन के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, विमेन का आप कोड लिखेगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, एम की प्लेस वैल्यू है 13, एन का 1 है और सॉरी ए का 1 है और एन का 14। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 14 1 15, 15 में 13 अगर आप जोड़ेंगे तो 28, 28 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 43, 43 में 23 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 66। ये कब मिल रहा है, जब आपने नॉर्मल प्लेस वैल्यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबका डबल किया गया, तो इसका भी आप डबल कर देंगे, तो 66 दूना 132। 132 कहने का मतलब इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कंक्लूजन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और निष्कर्षों से सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर दिया, ऑल प्रेटी थिंग्स आर एक्सपेंसिव। जितनी भी प्रेटी थिंग्स हैं सबके सब क्या है, यहाँ पे जितनी भी प्रेटी हैं सबके सब एक्सपेंसिव हैं, ठीक। आगे बोला जा रहा है ऑल प्रेटी थिंग्स आर फ्री। अब जितने प्रेटी थिंग हैं सब क्या है, सब फ्री हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इसके कंक्लूजन दिए, देखिए सम फ्री आर एक्सपेंसिव। हम तो देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फ्री एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पे सम की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सम एक्सपेंसिव आर फ्री। देखिए सम एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव ये पूरा है, इसमें कुछ दायरा फ्री में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बी वाला पॉइंट सही बन जाएगा। जब बी पॉइंट सही बन गया तो दोस्तों आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन अर्थात निर्देश दिया गया क्वेश्चन नंबर 78 और 79 के लिए। प्रश्न संख्या 78 और 79 के लिए एक श्रृंखला दी गई है जिसका एक पद गायब है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 78, यहाँ पर देखिए अक्षरों के कुछ समूह दिए गए, इसी प्रकार आगे भी एक समूह आएगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आपको बताना है कौन सा समूह आएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप प्लेस वैल्यू लिखिए, आसानी से आंसर पता चलेगा। बी की प्लेस वैल्यू है 2, एच की प्लेस वैल्यू है 8 और के की प्लेस वैल्यू है 11, ठीक। इसी तरीके से देखिए हम और आगे बढ़ेंगे, एम की प्लेस वैल्यू है 13, है ना। एस की प्लेस वैल्यू की अगर बात करेंगे, देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19, है ना, और वी की प्लेस वैल्यू है 22। अब और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए x की बात करेंगे तो जो x की प्लेस वैल्यू होती है ये है 24 है। अब 24 के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है d की प्लेस वैल्यू है 4 और g की प्लेस वैल्यू है 7। पैटर्न देखिएगा, यहाँ पर +6 हुआ है ना, और यहाँ पर +3 हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर ये 13 दिया गया, 13 कैसे दिया, 2 में 11 बढ़ाया गया तो 13 आ गया, तो 13 में फिर यहाँ पे देखिए +6 और फिर यहाँ पर +3। फिर देखिए ये आपका 13 है, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में यहाँ पर +6, 25 26, इसके बाद फिर से साइक्लिसिटी आएगी 1 2 3 4, फिर आगे इसमें +7 मतलब 3 आ गया। फिर 4 में +3 करने पर 7 मिल गया, मतलब ये सीक्वेंस आपको समझ में आ चुका है। देखिए ये जो 24 है, 24 में हम जोड़ेंगे 11,
24 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। 35 कहने का मतलब समझ रहे हैं। 26 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 26 9 35 होता है, मतलब जो पहला विकल्प आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 9, है ना। 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 9 मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा ये आई है, और 15 मतलब ओ हो जाएगा, और 18 मतलब आर, तो आई ओ आर इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं 79, इसमें दिया गया, देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 4। प्रश्न संख्या 79 इसमें दिया गया बी को 2 से इंडिकेट किया गया, डी को 4 लिखा गया, जी को 7 लिखा गया, और के को 11 लिखा गया। आगे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 2 जगह क्या क्या आएगा। देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, तो अगला अंतर कितने का होगा, 5 का। 5 का अंतर करेंगे तो 16, और फिर इसके बाद 6 का अंतर होगा मतलब 22। देखिए 16 और 22 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, तो यही विकल्प उत्तर हो जाएगा। और पी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो यहाँ से ये उत्तर सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 80 में यहाँ पर क्या दिया गया, भेदभावपूर्ण श्रवण नामक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जाती है। देखिए क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव लिस्निंग। जब कभी भी भेदभावपूर्ण श्रवण किया जाता है तो इसमें किसकी पहचान की जाती है। देखिए विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर यही से पता चल जा रहा है कि विभिन्न ध्वनियों के बीच जो अंतर होगा यही आपको देखिए भेदभावपूर्ण श्रवण से पता चलेगा। तो 80 का जो सही विकल्प बनेगा, 80 का सही विकल्प हो जाएगा ए। यहीं पर पहले में उत्तर मिल गया तो हमने आगे इसको चेक नहीं किया। तो पहला पॉइंट दिया, यह 2 अलग अलग वक्ताओं के स्वरों की समानता को संदर्भित करता है। दूसरा पॉइंट है, यह 2 अलग अलग सक्रिय श्रोताओं की एकाग्रताओं की समानताओं को संदर्भित करता है। तीसरा बिंदु दिया है, यह एक वक्ता और एक सक्रिय श्रोता की पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। और चौथा पॉइंट है, इसमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर हम लोग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा, यह एक वक्ता और एक सक्रिय श्रोता की पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। 82 में दिया, if the word singer is coded as 28, 18, 23, 16, 14, 27, how would you write later। देखिए अगर सिंगर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए 28, 18, 23, 16, 14, 27, तो आपको बताना है कि लेटर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे तो सबसे पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। एस की प्लेस वैल्यू है 19, आई की प्लेस वैल्यू है 9, इसके बाद एन की बात करेंगे तो एन की प्लेस वैल्यू है 14, है ना। जी की प्लेस वैल्यू है 7, ई की प्लेस वैल्यू है 5, और आर की प्लेस वैल्यू है 18। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर 19 न लिख करके 28 लिखा गया, मतलब इसमें +9 किया गया। इसी तरीके से 9 न लिख करके 18 लिखा गया, फिर से +9 किया गया। 14 में +9 करेंगे तो 23 आएगा। 16 में 7 में +9 करेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं इसमें +9 किया गया। तो अब हम लोग लेटर को आसानी से कोडित कर सकते हैं। लेटर में एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। देखिए 21 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प ए में, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप पूरा इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 21, 10, 29, 14 और 27। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया गया कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के पहले और दूसरे अक्षर आपस में परिवर्तित किए जाते हैं, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर, पांचवें और छठवें अक्षरों को इसी तरह आगे भी यदि परिवर्तन का क्रम यही रहे, तो आपको बताना है कि दाईं ओर से 11वें क्रम पर कौन होगा। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जैसे देखिए ऐसा लिखा गया INFR, तो इसमें पता है क्या किया जा रहा है, पहले और दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। एन को पहले लिखेंगे, आई को बाद में लिखेंगे, फिर आर को पहले लिखेंगे, एफ को बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से सबको लिखेंगे और फिर लास्ट में पूछा जा रहा है कि बताइए राइट साइड से 11वें नंबर पर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है। देखिए इंटरचेंज जब हम लोग करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा यहीं पर जूम कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा। देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो ये इन दो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क पड़ने का मतलब जब राइट साइड से 11वां निकालेंगे तो इन्हें तो हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे इन दो को फिर से नहीं काउंट करेंगे। 4, 6,
8, 10। देखिए ये 10 तक तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि हमको 11वां चाहिए, तो यहां तक से हमको कोई मतलब नहीं। अब 11वां यहां पर आएगा और जैसे आप एफ को इंटरचेंज करेंगे तो एफ यहां आ जाएगा और आर यहां चला जाएगा, तो 11वें पोजीशन पर एफ हो जाएगा। अगर 12वां पूछता तो आप आर आसानी से बता लेते। तो आपसे पूछा 11वें क्रम पर कौन आएगा, राइट साइड से 11वें क्रम पर आएगा एफ। इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 84। 84 में दिया हुआ है संख्याओं में से कौन सा विकल्प में किया गया परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही कर देगा। देखिए यहां पर एक इक्वेशन दिया गया, अब आपको बताना है कि इसमें से किस विकल्प की इंटरचेंजिंग करेंगे जिसके कारण ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, आपको एक एक विकल्प रख करके चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले में 16 और 4 को इंटरचेंज करना है, अगर 16 और 4 को इंटरचेंज करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिखेंगे 16। जैसे ही 4 और 16 लिखेंगे, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा 24/16 ये दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में आने का मतलब पहला विकल्प यहां से उत्तर में शामिल नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पहला विकल्प आंसर नहीं देगा। अब 8 और 3 को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। देखिए 8 और 3 कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर 8 तो है नहीं, मतलब 3 को 8 बना देंगे, है ना। इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कौन सा उत्तर सही बनेगा दोस्तों ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में दिया गया दिए गए किसी संगठन के भीतर अफवाहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ये डेटा इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रूमर्स विद इन अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रूमर्स को इंडिकेट करना है, रूमर्स को बताना है, तो उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए गए, मतलब 4 शब्द दिए गए, किडवी शराब, गांजे का धुआं, जौ का बियर, अंगूर की शराब। तो इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अंगूर की शराब के द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा, अंगूर की शराब, या फिर आप इसे ग्रेप वाइन नाम भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट दिया, एजेंडा उस विषय को संदर्भित करता है जिस पर किसी संस्थान की टीम की बैठक में चर्चा करने की आवश्यकता होती है। देखिए हमेशा आपने एजेंडा वर्ड सुना होगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी संस्थान की बैठक होगी तो उस पर चर्चा किया जाएगा, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया गया, परिपत्र एक प्रेषक से एक प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण चैनल का एक उदाहरण है। देखिए परिपत्र अर्थात सर्कुलर की बात कर रहे हैं, सर्कुलर कभी भी एक के लिए नहीं होता, सर्कुलर एक ग्रुप के लिए होता है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है, यदि आप अपने व्याख्यान के समापन के बाद दर्शकों से प्रतिक्रिया की आशा करते हो तो आप एक मूल्यांकनात्मक श्रोता है। देखिए यहाँ पे मूल्यांकनात्मक लिखा है ना, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ये नहीं सही बनेगा। नेक्स्ट दिया है, व्यवधान को अक्सर प्रकृति में एक रक्षात्मक व्यवहार माना जाता है और इसलिए इसकी चल रहे संप्रेषण के दौरान ज्यादातर सराहना की जाती है, तो ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट दिया अर्थपूर्ण मार्केट, 2 पैराग्राफ के बीच की कड़ी, ये भी पॉइंट गलत है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सभी गलत है, तो इसमें से सिर्फ पहला सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में यहाँ पर क्या दिया गया, Which of the following diagrams best depicts the relationship between planets, stars and sun। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम है ऐसा जो प्लैनेट, स्टार और सन के बीच का सही रिलेशन बताएगा। देखिए प्लैनेट एक अलग चीज है, स्टार की बात करेंगे तो जो सन है वो भी एक स्टार है। देखिए प्लैनेट अलग हो गया, ये स्टार है और स्टार के अंदर सन है, तो ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है विकल्प डी में, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अनौपचारिक चैनलों पर कर्मचारियों की अत्यधिक निर्भरता एक संकेतक है। यही डेटा इंग्लिश में यहां पर दिया है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन इनफॉर्मल चैनल्स इज एन इंडिकेटर ऑफ। देखिए अगर कभी भी अनौपचारिक चैनल पर किसी कर्मचारी की डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि संस्थान में जो कोऑर्डिनेशन है ये कमजोर है, वीक कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, संस्थान का समन्वय कमजोर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन, मतलब आपको बताना है इसमें 4 में से कौन ऑड है। एक यहाँ पे दिया गया कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा दिया है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा है ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, और चौथा दिया गया सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें से कौन अलग होगा और क्यों अलग होगा ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताना है और इसका कारण भी कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अनिद्रा एक बीमारी है। देखिए सेम डेटा इंग्लिश में दिया है, इंसोम्निया
इज अ डिजीज ऑफ स्लीपलेसनेस, है ना, मतलब इसमें आपको नींद नहीं आएगी। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया, एमनेसिया। एमनेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति की हानि होती है। मतलब एमनेसिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी भूलने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। तो देखिए दोनों पॉइंट सही है। अनिद्रा भी एक बीमारी है ना, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया इंसोम्निया, है ना, और आगे दिया है कि जो भूलने की बीमारी है इसको एमनेसिया कहते हैं, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा दोस्तों ये बनेगा सी, एक और दो दोनों सही है। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 91 दिया है, स्टेटस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तनाव का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पे तनाव नहीं, मतलब तनाव कारक होगा जो तनाव देने वाला होता है, क्योंकि इंग्लिश स्टेटस दिया है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, तनाव के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ स्ट्रेस तो आप आसानी से निकाल लेंगे, सोर्स ऑफ स्ट्रेसेस इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा तनाव के स्रोत। आते हैं प्रश्न संख्या 92 में दिया है, व्हाट is the probable negative consequences of incomplete communication skill। अगर आपके अंदर incomplete communication skill है, मतलब आपका communication complete नहीं है, तो इसके नेगेटिव परिणाम क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, यही डेटा यहाँ पे हिंदी में दिया। अक्षम संप्रेषण कौशल के संभावित नकारात्मक परिणाम क्या होंगे। देखिए अगर आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है तो संप्रेषण के दौरान दोष उत्पन्न होना ये जायज सी बात है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वहां पे कुछ गैप्स बनेंगी। दूसरा है सटीक निर्णय, कम्युनिकेशन आपका कमजोर है और सटीक निर्णय कभी नहीं आ सकता। अफवाह, अब कम्युनिकेशन कमजोर है तो इससे रिमर्स भी फैल सकता है। तो विकल्प ए और सी दोनों इसके उत्तर बन जाएंगे। विकल्प ए और सी अर्थात डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। पे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स ड्यू टू। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है पारस्परिक मतभेद निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए ग्रैप पॉइंट मतलब अफवाह हो सकता है। अफवाह का मतलब यहाँ पे देखिए एक तरीके से रूमर्स फैल सकते हैं। आगे डेटा दिया गया शक्ति और स्थिति का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड स्टेटस, इसका असमान वितरण ये भी हो सकता है। व्यवसायिक अनुशासन, देखिए अगर मतभेद है तो अनुशासन हो ही नहीं सकता है, तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा सी सही होगा, ए और बी दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक अन्य से अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी विकल्पों से अलग है। लखनऊ, कानपुर, बलिया, ये तीनों यूपी के शहर है, और जो सागर है, सागर यूपी का शहर नहीं है, तो सागर इनमें सबसे अलग हो जाएगा। आपको बताना है कि सागर किस स्टेट का शहर है। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 95 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, एक बेतरतीब ढंग से बजती हुई अनचाहे टेलीफोन कॉल की घंटी तकनीकी बाधा का एक उदाहरण। देखिए यहाँ पे ये जो कॉल की घंटी बज रही, ये तकनीकी बाधा, ये तो नहीं हो सकता है। आगे दिया हुआ एक टेलीफोन कॉल के दौरान नेटवर्क विफलता भौतिक बाधा। देखिए यहाँ पे जो बेतरतीब ढंग से कॉल बज रहा था ये भौतिक था, और यहाँ पे जो नेटवर्क विफलता है ये किस तरीके की है, ये तकनीकी बाधा है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट नेसेसरली रिक्वायर कल्चरल सेंसिटिविटी। अब कल्चरल सेंसिटिविटी की बात की जा रही है, इसमें कौन सा आवश्यक नहीं होगा। तो देखिए पहला पॉइंट दिया किसी से यादृच्छिक स्थान पर जाकर मिलना, है ना, तो यादृच्छिक स्थान पर जाकर मिलते हो तो कल्चरल संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकते हैं। आगे दिए गृह राज्य के बाहर कंपनी की अन्य शाखा कार्यालय में कंपनी की एक बैठक में भाग लेना, ये भी हो सकता है। अपने बचपन के दोस्त से मिलने उसके घर पर जाना, तो इसमें कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ
सिम्टम ऑफ एनेक्जाइटी। एनेक्जाइटी का कैरेक्टर क्या हो सकता है, सिम्टम के की बात की जा रही है कि चिंता के कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए, व्यक्ति हमेशा चिंता के कारण के बारे में सोचता है, बिल्कुल सही है ना। व्यक्ति सामान्य से अधिक या कम खाना शुरू कर देता है, ये कोई तार्किक बात नहीं है। आगे दिया व्यक्ति सामान्य से अधिक या कम सोना शुरू कर देता है, ये भी उतना तर्कफुल नहीं है। और तीसरा दिया है व्यक्ति दूसरों से अलग थलग रहना शुरू करता है, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो देखिए, जब कभी भी चिंता के लक्षण की बात करेंगे तो इसका सामान्य लक्षण है कि व्यक्ति हमेशा चिंता के कारण के बारे में सोचता है। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है नकारात्मक तनाव के परिणाम क्या है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक तनाव लेता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। दूसरा है लैक ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटरेस्ट इवन ड्यूरिंग द रूटीन वर्क, वो लगातार काम तो कर रहा होगा लेकिन उसके अंदर इंटेंसिटी या फिर जो उसका इंटरेस्ट है उसमें कमी हो जाएगी। तो दोनों सही है ना। आगे दिया बोथ ए एंड बी, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया हुआ है। डिकोडिंग एक ऐसी तकनीकी है जो पाठकों को निम्नलिखित में से किसमें समानता स्थापित करने में सहायता करती है। अभी बताया जा रहा है कि डिकोडिंग के द्वारा एक जो पाठक है, मतलब पढ़ने वाला है, वो किन में समानता स्थापित कर सकते हैं। तो वाक्य और पैराग्राफ नहीं होगा, अक्षर और वाक्य नहीं होगा, अक्षर और ध्वनि। मतलब वो क्या करता है, जो साउंड होता है साउंड को डिकोड करता है, इसी को डिकोडिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए एक निर्देश दिया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे। जानकारी कुछ इस प्रकार दिया है, बिंदु P Q के पूर्व में 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए डायग्राम बनाते, देखिए Q है ना, Q के पूर्व में अगर आप 9 मीटर आएंगे है ना, तो यहाँ पर आपको P मिलेगा। इतना हमने बना लिया। आगे बोला जा रहा है बिंदु R P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर, तो P के दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर R मिलेगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। आगे क्या दिया है, देखिए बिंदु S R के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर है। देखिए R का पश्चिम इधर होगा है ना। अब यहाँ से 3 मीटर की अगर दूरी पर आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, S देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया बिंदु T S के उत्तर में 5 मीटर, उत्तर का मतलब यहाँ पर आप ऐसे ऊपर जाएंगे है ना, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाकर के यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, T मिलेगा। T के बाद क्या दिया हुआ है, बिंदु B जो है S के दक्षिण में 7 मीटर। देखिए S ये है, S का दक्षिण मतलब ये नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ पर जब नीचे की ओर जाएंगे तो 7 मीटर नीचे जाने के बाद आपको कौन मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा V। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु R से पश्चिम की ओर, R मतलब यहाँ से, देखिए यहाँ से पश्चिम की ओर चलता है और कितनी दूर चलता है, 8 मीटर। 8 मीटर देखो 3 तो ये पहले से आया था तो यस मिला था, अब 5 मीटर और आगे चलेगा, यहाँ पर 5 मीटर और चलने के बाद यहाँ आ गया है ना। इसके बाद क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वह सबसे पहले पार करेगा। अरे ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो R से चल रहे है ना, अब इसमें बोला जा रहा है कि किस बिंदु को सबसे पहले पार करेगा। यहाँ से चलना शुरू किया वो सबसे पहले किसको पार करेगा, ऐसे जब चलेगा तो ये S को सबसे पहले पार करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S, विकल्प डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आज डन कर लिया, तो 100 क्वेश्चन डन होने पर एक छोटी सी क्लैपिंग हो जाए और कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने 100 के 100 पूरे क्वेश्चन देखे हुए हैं।